नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर की सियासी शख्सियात के साथ एक बसीरत अफरोज सिलसिलावार प्रोग्राम सियासी शख्सियात पी न्यूज़ की इस अहम पेशकश के 27वें किस्त में आज के मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत नदीम कस्बा। नदीम कस्बा साहब बीजेपी के नायब जिला सदर हैं। इनके साथ बात करेंगे पी न्यूज़ के एडिटर बशीर नाज साहब। तो आइए देखते हैं ये जामिया और खुली गुफ्तगू। कस्बा साहब, आपको पी न्यूज़ में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। कस्बा साहब को पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो इब्तिदाई तालीम आपकी हुई है, कहाँ से आपने तालीम हासिल की है? मेरी इब्तिदाई तालीम पहले कैसेट एक्सपेरिमेंटल स्कूल करानगर से हुई है। तो उसके बाद मेरा 10+2 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर से हुआ। और मेरी कॉलेज में मैंने MBA M.Com किया इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स हवल में। जी। तो क्या आपको पहले से ही शौक था कि मैं बिज़नेस करूं, या आपके घर में बिज़नेस था तो आप इसके साथ जुड़ गए? हमारी वाबस्तगी बिज़नेस के साथ पहले से ही थी। फैमिली बैकग्राउंड है, हमारा बिज़नेस ही है। तो मेरे डैड, मेरे अंकल, हमारा फैमिली बिज़नेस ही था। तो डैडी के साथ साथ मैंने भी एक छोटी एज में ही बिज़नेस शुरू किया उनके साथ साथ। तो मुझे लगता है कोई 7th-8th क्लास से मैं बिज़नेस में जुड़ा हूँ। और शुक्र अल्लाह का आज के टाइम में हम किस तरह के बिज़नेस हैं आपके तिजारत? मेरा पहले हमारा था रेस्टोरेंट था पहले। उसके बाद हमने ब्लू फॉक्स के नाम से हमारा रेजिडेंसी रोड पे गारमेंट बड़ा मशहूर शॉप। जी। तो फैमिली शोरूम है। तो अब मेरा कोल्ड स्टोरेज ब्लू फॉक्स में रेडीमेड गारमेंट्स का काम होता है। जी। और मेरा कोल्ड स्टोरेज है लसीपोरा में, एप्पल स्टोरेज विद ऑटोमेटिक ग्रेडिंग लाइन। तो उधर जितना भी हम कर सकेंगे मतलब करते हैं, ग्रोवर्स को मदद भी होता है। और लेटेस्ट ग्रेडिंग लाइन से जो भी फ़ायदे उनको मिलते हैं पैकेजिंग में, ग्रेडिंग में, सॉर्टिंग में, वो सर्विसेज हम उनको देते हैं। अगर नदीम अहमद कस्बा साहब से मैं ये पूछूं, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और इस एज में मतलब आपको क्यों ज़रूरत पड़ी और क्यों आए आप सियासत में? देखिए, हमारा जो राबिता रहा है, मेरा उठना बैठना बहुत अच्छे लोगों से रहा है। ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ भी रहा हूँ, हमारे कस्टमर भी रहे हैं, क्लाइंट्स भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, फैमिली टर्म्स भी किसी से हैं। जो भी पार्टी हो, हमारे सारे दोस्त ही थे। तो मगर एक चीज़ बीच में एक आइडिया आ गया जब 2019 था, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से पहले वो यूज्ड टू लिव इन डाउनटाउन। मैं असली डाउनटाउन से फतेहगंज से हूँ। बिल्कुल। तो हमने एक बचपन गुजारा है एक टर्मोइल में। व्हाट वी हैव सीन, मुझे नहीं लगता है मतलब जो हमने अपने आंखों से देखा है। हर दिन कर्फ्यूज, हर दिन तलाशियां होती थी, हर दिन पथराव, हर दिन गोलियां, हर दिन किलिंग्स। तो वो दौर से हम चले हैं, उसी दौर में हम पढ़े भी, उसी दौर से आगे चले। तो आते आते 2019 तक जो हम बिज़नेस करते थे, बहुत सफ़र किया हमने। आई हैव सफ़र्ड, मतलब हर किसी ने सफ़र किया यहाँ पे कश्मीर में। बिल्कुल। मगर हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। मैं अपनी बात बोलूँगा, हमने काफ़ी सारे लॉसेस देखे बिकॉज ऑफ शटडाउन, बिकॉज ऑफ हड़ताल, बिकॉज ऑफ स्टोन पेल्टिंग। और जो 370 से पहले आपको अगर याद है, हर किसी को ही याद है, तो एक सिविलियन भी मरे, पुलिस वाला मरता था, सिविलियन मरता था, आपका आर्मी वाला मरे, इवन मिलिटेंट मरे, या कोई भी आम शहरी मरे। तो मरता इंसान है, मरती एक इंसानियत है। बिल्कुल सर। ये इंसानियत मरती जब है, हर किसी की अपनी मजबूरी थी। मिलिटेंट्स को अलग फीड किया गया, वो उसको पता ही नहीं था मैं क्या करता हूँ, वो किसको मारता है। पुलिस भी उसके बीच में आती थी, पुलिस वाला भी मरता, मिलिटेंट भी मरता, सिविलियन भी मरता। पैलेट्स भी चले यहाँ पे। PSA में कितने बंद है, UAPA में कितने बंद है। आपने देखा होगा कितने सारे जेल्स अभी भी बंद पड़े हुए हैं, जहाँ हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, बड़े भाई सारे बंद हैं। मगर एक चीज़ मैं कहूँगा, 370 से पहले मैंने भी माइंड बनाया था, वी विल शिफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस फॉर गुड, विल नॉट कम बैक। बिकॉज बच्चे भी थे, बच्चे ऐसा लगता था कि ये कश्मीर अब रहने के लिए सेफ भी नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है। जो हम खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनके बिजनेसेस हैं या जिनका नाम है जम्मू कश्मीर में, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल। तो हमने बोला बैठ के जो हमारे पास है अब वो भी चला जाएगा, वी विल नॉट बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड अवर बिजनेस। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनका फ्यूचर भी देखना था। बिल्कुल।
तो what we saw after 2019 abrogation of 370 article, यहाँ पे मारदाड़ बंद हो गई, यहाँ पे कत्लो गारत बंद हो गया, जो सबसे बड़ी बात है। हालात सुधरने लगे, टूरिज्म रिवाइवल हो गया, फ्रूट इंडस्ट्री बढ़ गई। इन 10 सालों में मैंने देखा, जब मैंने लिया उस टाइम पे मैंने जैसे पहले भी बोला आपसे 5 कोल्ड स्टोर्स थे, आज की डेट में 50 है और शुपियन अगलर में भी 10-15 है, ठीक है ना। और शुक्र ऊपर वाले का कि हर किसी के पास फुल बुकिंग है, जगह किसी के पास एम्प्टी नहीं रही, हर कोई काम करता है। मगर उसके बाद जो मैंने देखा बदलाव थोड़ा सा आ गया, हालात ठीक हो गए, सुधरने लगे, हड़तालें बंद हो गई, तो काम का सिलसिला भी बढ़ गया। जब काम का सिलसिला चलने लगा तो मुझे भी ये होने लगा कि हम थोड़ी टाइम अब देंगे, हम देखेंगे। और उसके साथ साथ जैसे मैंने देखा, बीजेपी से जुड़ने का एक ही मेरा मकसद था, लोगों की बहबूदी, लोगों की खुशहाली, लोगों के काम। कोई भी पार्टी जो अच्छा काम करेगी मैं उनके साथ हूँ, मगर लोगों का फ़ायदा कहीं हो, लोगों की जो ग्रीवेंसेस वो एड्रेस हो। जहाँ पे भी कोई कुछ होता है, कोई ग्रीवेंस होती है, मुश्किलात में कोई है, उनको ये सियासत ठीक है, सियासत चलती है, सियासत में राइवलरीज चलती है एक दूसरे के साथ जो भी हो, मगर एट द एंड ऑफ द डे एक आम शहरी को एक फ़ायदा आना चाहिए। आप देखिए आज हमारी सरकार जो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनी हुई है, 1 साल कल उन्होंने कंप्लीट किया है। अब 1 साल में आप बताइए क्या किया उन्होंने, कितना आप देखिए कि क्या हुआ। वो तो कहते हैं हमें एलजी साहब काम ही करने नहीं देता, एलजी साहब पॉलिटिकल पोस्ट है तो कहेंगे ये वो आप ही का बिल्कुल एलजी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं बोलता हूँ उमर साहब भी दुरुस्त फरमा, मगर ये चीज़ गलत है। उमर साहब जो लोगों को बोलते हैं, उमर साहब को मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो दिन चले गए। देखिए शेख साहब, फारूक साहब, उमर साहब, उनके बेटे साहब ठीक है, मानते हैं, मगर लोग भी कितने टाइम अब बेवकूफ़ बने हैं और बनते ही हैं, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द डे उमर साहब के पास सरकार है, इलेक्टेड सरकार है, तो उनको काम करना चाहिए। ये बोलना कि मुझे एलजी काम नहीं करना चाहिए, ये जो छोटा बच्चा बोलता था मुझे जी वो लड़का काम नहीं करना, मेरा पेन लिया, यानी उनको इस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए, लोगों को ये चीज नहीं कहना है कि मेरे हाथ में नहीं है। इलेक्शन से पहले जो आपने वादे किए उनको पूरा करना। मैं बोलता हूँ पूरा नहीं करे, 50% तो करे, 30% तो करके दिखाए। अब हर किसी बात पे टिप्पणी देना, नहीं जी एलजी साहब मुझे करने नहीं देते हैं, मेरी फाइल्स पास नहीं होती है, ये सरासर गलत है। एलजी साहब के पास आईएएस जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रांसफर्स हैं, ठीक है, कहते हैं कि और जो होम डिपार्टमेंट है वो उनके पास है। पुलिस परसों कुछ अपडेट आया है, बोलते हैं कि उमर अब्दुल्ला को मजीद पावर्स दे देंगे, मजीद पावर्स, इस तरह का केएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स या उनका पोस्टिंग वगैरह, इस तरह केएस ऑफिसर्स तो ऑलरेडी उनके अंडर आते ही हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर्स है उनका एक ऑर्डर जारी हो गया कि दिल्ली से एक ऑर्डर आने वाला है कि उमर साहब को ज़्यादा पावर्स मिलेंगे, वो भी जवाबदेह होंगे सीएम। बिल्कुल होना जो चाहिए, आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे लोगों का काम होना चाहिए, बिल्कुल लोगों की जितनी फाइल्स। मेरा सवाल नदीम साहब ये था कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है या और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं छोटी मोटी, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसने आपको बोला नहीं अब चूंकि बिजनेस के साथ साथ में सियासत में भी आऊँगा, तो फिर बीजेपी ही को आपने क्यों चुना? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन सकते हैं, पीडीपी को चुन सकते हैं, ये ज़रा मेरे ताल्लुकात भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ठीक ठाक रहे, बट आई हैव नेवर जॉइंड अ पॉलिटिकल पार्टी। मैंने कभी ये सियासत का सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सियासी तो बहुत कम थे, बहुत ना के बराबर। अब मैं एक बंदा हूँ जिसने किया, इसके पीछे एक चीज़ है जो चेंज आ गई, वो पिछले 70 सालों में नहीं देखी हमने। जो हालात बदले, जो डेवलपमेंट्स हुई, जो टूरिज्म रिवाइवल हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ बन गई, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ गए, जो नौकरियाँ, बाकी चीज़ें जो चलने लगा, दुरुस्त होने लगा सब कुछ, मुझे लगा नहीं ये वो पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, एवं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आज के टाइम में है, मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए। इस पार्टी का हिस्सा बनूंगा तब तक जब तक ये पार्टी लोगों के साथ है, लोगों के काम करेंगे और लोगों के खिलाफ न करे, ऐसा कुछ न करे। बाकी सियासत में जो चलता रहता है, मगर ऑन ग्राउंड आप देखिए
जिस पार्टी ने काम किया, बदलाव किस पार्टी से आया है, वो सबसे ज़्यादा मजबूरियत देखना। तो इसका मतलब है कि नदीम साहब का ये भी मानना है कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, जैसे 370 यहाँ पे एब्रोगेट हुआ, तो वो जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक अच्छा कदम था। बेशक हर किसी के सामने है, आपने भी देखा होगा उस टाइम पे डराया गया, आपका जी सारा छिन गया, आपको घरों से भी निकालेंगे, 370 हट गया। आप मुझे बोलिए, आप पहले बेहतरी है कि आज बेहतरी है? अब कौन बाहर का आ गया और मुझे निकाल के यहाँ से चला गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। When we have right to purchase any property in rest of the world, why can't any outsider purchase? हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आएगा मुझे घर से निकालेगा। जब मैं बेचने के लिए विलिंग हूँ यहाँ पे, तभी मैं वो लेगा, जब मैं नहीं हूँ वो कैसे ले सकते हैं? अच्छा नदीम साहब, अगर बीजेपी से पहले आपकी बात करेंगे एज ए बिजनेसमैन, जी आप पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे। हाँ बेशक। तो हाँ, अगर आप बात करना चाहेंगे उन इश्यूज पे तो मैं क्वेश्चन करूंगा, अगर वो पर्सनल है आपका तो मैं नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। तो एक तो आया एक बार कि कुछ ज़मीन का जो 52 कनाल के मुतल्लिक के क्या नाम है इसका, धर्म, ये नहीं, वो एक्चुअली 16 कनाल था, 16 कनाल, सॉरी 16 कनाल का था कि वो लैंड का कुछ इशू आया है कि वो आपने ग्रैब किया है, हालांकि बाद में वो क्लियर हो गया है जी। तो अगर आप चाहेंगे तो नाज़रीन को बता सकते हैं कि वो बेशक क्या मैं था। बताना चाहूँगा। मेरे बिजनेस में एक बिजनेस रियल एस्टेट के साथ भी मैं वाबस्तगी है मेरी, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो डेवलप करते हैं, कहीं पे कुछ बनाया किया, लैंड को डेवलप किया, तो अपने लिए भी थोड़े से प्रोजेक्ट बनाए थे, कुछ आगे जाके करेंगे हालातों को मद्देनज़र रखते हुए। बट जिस दिन मैंने बीजेपी ज्वाइन की, मेरी फेलिसिटेशन थी J1 में ऑफिस में, तो मेरे को बंदा एक बोल रहा है आपके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है पहले दिन। मैंने बोला ऐसा तो कुछ है नहीं, मेरे खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो है क्या? कोई बाहर से आया था बंदा, और जिसका नाम पुरुषोत्तम अमित मनहास है, मैं जानता ही नहीं हूँ उस बंदे को, है कौन बंदा ये? वो बंदा आता है यहाँ पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और जिस बंदे को पता ही नहीं है किसी चीज़ की अबाउट द फैक्ट्स, ही इज़ होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट मी। अब उसको प्लॉट किया गया था, अब प्लॉट अपनों बंधु नहीं किया, कोई गैर से नहीं, बाहर का नहीं आया, तो हुआ आई वॉज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। मैंने आधे घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर ली उसमें। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, कि मैंने वो ज़मीन 2011 में धर्मा ट्रस्ट से ली ऑन लीज। उस ज़मीन में एक साधु है जिसका नाम तपानंद गिरी है, वो 90s में यहाँ आया है वेस्ट बंगाल से, और वेस्ट बंगाल से आके उसने क्या किया, इस ज़मीन में बैठा एज पुजारी, उधर आगे मंदिर है, वो पुजारी का काम है पूजा करना, पुजारी का काम है पूजा करना, पूजा करवाना, पूजा करवाना, और अपने जो मंदिर है उसकी उसकी देखभाल देख-रेख करना। ये बंदा क्या करता है, इसके पीछे धर्मार्थ की ज़मीन होती है 26 कनाल, ये स्टेट सब्जेक्ट बनाता है फेक अपने नाम पे, मान के चलिए आपके नाम पे स्टेट सब्जेक्ट है, वही नंबर डालता है अपने में करता है, और जब रोशनी का वो स्कीम आती है ना, रोशनी में, हाँ, वो जब ये अपने नाम गुलाम पे, नबी आज़ाद सब सेम थे, बिल्कुल सही, ये अपने नाम पे वो ट्रांसफ़र करता है थ्रू दैट स्टेट सब्जेक्ट, फ्रॉड स्टेट सब्जेक्ट। हमारे पास जैसी इंफॉर्मेशन आती है हम उसको कार्रवाई करते हैं, इंक्वायरी बैठती है, डीसी साहब उसको नन एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, और हिदायत देते हैं एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, आईजी साहब को कि इसको हिरासत में लिया जाए। अब उस टाइम पे बुरहान वानी का वो एपिसोड हो गया, बुरहान वानी को मारा गया था, ये लगभग 2010 की बात है, ये 2016 है 16 सॉरी जी। तो ये उसमें बच गया जेल जाने से, क्योंकि हालात ख़राब हो गए थे, हाँ, हालत खराब। पुलिस लगी लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में, तो अब इसको कहाँ से हिरासत में लेते उस टाइम पे। तो इन द मीन टाइम क्या होता है, ये जो ज़मीन है इट हैज़ बीन लीज्ड आउट बाय धर्मा ट्रस्ट इन फेवर ऑफ मी, मेरे खाते में 16 कनाल। बट हम जब जाते हैं ज़मीन लेने के लिए 2011 में, उधर खाली 5 कनाल ज़मीन वैकेंट है, बाकी इस साधु ने बेच दिया है। बेच दिया, बेच किनको दिया है, हमारे ही भाई है, हमारे ही यार दोस्त है,
ان کو بیچ دیا ہے. اب 1 کروڑ کی زمین ہے وہ 20 لاکھ میں بیچ دیا ہے. ان کو کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیا ہے, ایسے ہی دیا ہے نوٹرائزڈ ایک لیز ایگریمنٹ پہ, میں جی اس کا مالک ہوں. اب میں نے یہ درست نہیں سمجھا کہ میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کروں. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے ان کو بولا بھائی صاحب آپ غلط زمین پہ بیٹھے ہو, یہ انلیگل ہے, یہ بندہ فراڈ ہے, اس نے فراڈ کی ہے, تو یہ غلط ہے. زمین میری ہے, آپ ایوکشن کرو, آپ ہمیں یہ زمین واپس دے دو. پھر درماد سے انسٹرکشنز آ گئی جناب ہم آپ کو امپاور کریں گے اور آتھرائز کریں گے آن بہاف آف درماد ٹرسٹ, آپ ان کو ایوکٹ کرو. میں نے کارروائی شروع کی. کارروائی کے دوران جو ہمارے 6 کنال ہیں وہ ہمارے پاس ہے ہی ہے. اس میں پایا گیا کہ انہوں نے فراڈ سیل ڈیڈس ان کنائیونس ود ججز بھی کی ہے. ججز بھی اس میں انوالو تھے, کافی سارے جج جنہوں نے یہ سیریس سرکار بنا کے وہ کر کے یہ کر کے جس کی رجسٹریشن نہیں یہ کرتا یہ نہیں دے پاتا, تو ایسی فراڈس اس نے کمٹ کی اور اس کو مس انفارمیشن کر کے کسی نے بولا ہوگا. تو پہلے دن سے مجھے لگا کہ میرے آنے سے بہت انسیکیورٹی ہو گئی. پارٹی کے بھی کچھ لوگ ہیں جو انسیکیور ہو گئے, باہر کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی, بزنس رائیولری تو ہوتی ہے, باقی چیزیں. یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی اشارہ دیا. ایک تو ہو گیا بزنس رائیولری ہوتی ہے, مطلب جتنا انسان بزنس میں آگے جاتا ہے تو نیچر یہ ہوتی ہے فطرت انسان کی. تو جو اس فیلڈ میں ہے یا بزنس میں ہوتے ہیں تو وہ دوسرے بزنس میں اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس طرح کی تکلیف. لیکن جو آپ نے کہا کہ جب آپ نے بی جے پی جوائن کیا ہے تو آپ نے یہ اشارہ کیا کہ بی جے پی میں آنے کے بعد بھی آپ کو زیادہ بی جے پی میں آنے کے بعد, تو ایسا کیوں بی جے پی میں جانے سے کون لوگ ہیں وہ جو آپ کو بی جے پی آنے کے بعد کافی سارے لوگ ایسے ہیں, میں اور بولتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو انسیکیور فیل کرتے ہیں. میرا تو پہلا ہی دن تھا جب یہ واقعہ ہو گیا, میرے خلاف انہوں نے یہ کیا, دین انیشیٹ کی گئی انکوائری میرے خلاف. تو میں نے پھر پریس کانفرنس کر کے ایل جی صاحب نے دوسرے دن اس میں ایک آرڈر جاری کیا. 2nd ڈے آل ڈپٹی کمشنرز کو ڈائریکشنز دی گئی کہ وہ ڈیمارکیشن کرے ٹیمپل لینڈ کی اور اس کا سیف گارڈ کرے, جو بھی انکروچ زمین ہے اس کو ریٹریو کیا جائے. تو وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا میرے لیے, اور اس پہ بھی میں نے پھر دوسرے دن تھینکس ووٹ آف تھینکس بھی پیش کیا ایل جی صاحب کو. تو جی, تو کیونکہ جو جس کام میں میرے کو مجھے لگتا ہے 2 سال لگتے 3 سال لگتے, وہ میرے لیے اوپر والے نے ایزی کر دیا اس ٹائم. اور اس میں کارروائی ہو گئی, اس میں رپورٹس بھی آ گئے, شکر اللہ کا. آل دی رپورٹس ہیو بین سبمٹڈ بائی پولیس, ریونیو ایجنسیز, ہر کسی نے اس کا وہ دے دیا ہے رپورٹ. کورٹ میں کیس ہم نے کیا تھا دائر اگینسٹ اسی مہانت کے خلاف, تو وہ ابھی ان کورٹ چل رہا ہے. بٹ آل دی رپورٹس ایوری تھنگ ہیز بین کلیئرڈ ان دیٹ. آپ کو یہ جب بی جے پی میں آ کے یہ چیز آپ کو زیادہ ہو گیا کہ بی جے پی میں جانے سے؟ یہ صحیح بات ہے, یہ صحیح بات. بی جے پی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے جڑ کے, جہاں میرا کوئی ایسا موٹیو نہیں تھا, کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں تھا کہ میں اس مقصد سے جا رہا ہوں. میں آیا ہوں بی جے پی میں کام کرنے کے لیے, بی جے پی کی لیڈرشپ دیکھ کے, بی جے پی کے کام دیکھ کے, بی جے پی کی ڈیولپمنٹ دیکھ کے, بی جے پی کی پالیسیز دیکھ کے. میں نے بولا میرا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی میں جتنا ہو سکے وٹ لٹل آئی کوڈ ڈو وہ میں کنٹریبیوٹ کروں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اوپر اٹیک ہو, اور پہلے دن سے ٹل ڈیٹ میرے اوپر کافی ساری مصیبتیں آ گئی جب سے میں بی جے پی میں چلا گیا ہوں. یہ چیزیں یہ مطلب کس کو تکلیف ہے, کیوں مطلب آپ کے جانے سے کسی کو پرابلم ہو رہی ہے؟ دیکھیے کافی سارے پہلے تو ہوتا تھا کہ کوئی پولیٹیکل خاص کر بی جے پی جیسی پارٹی میں جائے گا کوئی تو ملٹنٹ کو تھریٹ بڑھتا تھا, یار یہ جی آر ایس ایس کا بندہ ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی یا نیشنل پارٹی کا بندہ ہے یار اس کو یہ. لیکن اس طرح کی بات آپ نے نہیں کی, آپ بولتے مجھے پارٹی کے اندر میں ہی خطرہ. پارٹی کے اندر بھی کچھ سارے لوگ ہیں, میں تو نام نہیں لوں گا ابھی ان کا کیونکہ ایک اپنا ہے, پارٹی کے بندے ہیں. کچھ ایسے بھی پارٹی کے بندے ہیں جو انسیکیور فیل کرتے ہیں, مجھے جو لگا, کیونکہ دیکھیے انسیکیور کس طرح کی وہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیے کوئی کچھ کرے گا کیا کرے گا وہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے, اور مجھے آؤٹ سائڈ میں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں, جن کے ساتھ میری ڈیلنگ نہیں ہے, جن کے ساتھ آج کے ڈیٹ میں کیونکہ ہمارا انٹرویو نہیں تو لمبا ہو جائے گا, ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. تو آج کے ڈیٹ میں آپ کے ضلع صدر سری نگر ہے,
शेख सलमान साहब। जी। ऑनेस्टली अगर आप जवाब देंगे दे देना, नहीं तो आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। कैसे पाते हैं आप उसको, कैसा बंदा है वो? हकीकत ही अगर मैं बताऊं, सच्ची बात यह है, वो एक ऐसा एसेट है बीजेपी के लिए, और उनको देख के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। ही इज़ क्वाइट यंग, वो 7-8 साल मुझसे छोटा है, बट उनको ऊपर वाले ने ऐसा दिया है, ऐसा टैलेंट दिया है, ऐसा मुझे लगता है कि उनके साथ ही मैंने इनफैक्ट उनके पास ज्वाइन किया है। आई हैव ज्वाइन बिफोर सलमान साहब, एंड ही इज़ अ डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर टू मी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स में अपनी अपनी पोजीशंस होती है, एंड उसको देख के ये लगा कि एक डायनेमिक, एक उभरता हुआ लीडर जो आगे आएगा, लोगों की बात करेगा, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी वजह से इनसिक्योरिटी नहीं है। अशोक कोल साहब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, उनका क्या कहना है? फादरली फिगर है मेरे लिए, फादरली फिगर है मेरे लिए, डाउन टू अर्थ बंदे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा ह्यूमर है, बहुत अनवर खान साहब, अनवर खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। हाल में मेरी उनके साथ ज़्यादा मेरा उनके साथ नहीं रही है, बहुत कम टाइम हो गया, बट व्हाट आई फाउंड हिम ए जेन्युइन, डिसेंट, वंडरफुल पर्सन, हेल्पिंग पर्सन। सत शर्मा आपका सत शर्मा हमारे प्रेसिडेंट साहब है। बीइंग अ प्रेसिडेंट ही हैज ऑलवेज बीन, मतलब चेयरिंग, तो इंस्पायर कहाँ से हो, यही तो मैं जानना चाहता था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज लीडर्स। हमारे एलओपी है सुनील शर्मा साहब, वंडरफुल बिग, इतना बड़ा लीडर, वही तो मैं जानता, इतने इंस्पायर हम होते हैं उनसे, उनको देख के हम बोलते हैं कि कुछ सीखे उनसे। पार्टी में जितने भी है, छोटा हो बड़ा हो, उनसे मेरे को नहीं, जो कुछ बंदे हैं, कुछ डिसाइड तो ये कर सकते हैं ना, वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। छोटे लोग अगर इनसिक्योर, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो उंगली उठाते, अब मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके साथ है, बिजनेस के मामलात आपके साथ हैं, मेरी कहीं पे प्रॉपर्टी है, अब छानबीन करना, उसमें घुसना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम साफ है तब तक करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितना भी करे। एक बंदा उठा था बीच में, बोला था इसके खिलाफ 40 FIR है, अब तो मैं हर किसी को जवाज़त नहीं दूंगा, भाई साहब मैं साफ हूँ, भाई साहब मेरे खिलाफ एक FIR भी नहीं है, मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला आप इंक्वायरी इनिशिएट करें और देखिए मेरे खिलाफ कुछ है कि नहीं। जब वो उसका रिपोर्ट भी आ गया, मैंने शुक्र किया अल्लाह ताला से कि नहीं, इज़्ज़त बरकरार है हमारी, हमें वो चीज़ नहीं है। बट ऐसा हुआ कि जब से मैं बीजेपी में आया हूँ, ये हकीकत है, फ्रॉम दैट डे टिल डेट कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं पीछे। अब कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, गॉड नोज बेटर, अल्लाह ताला। क्या आपको ये एज अ पॉलिटिशियन आपको ये चीज़ पता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी आपके लिए अच्छी है? नेगेटिव पब्लिसिटी तो भी होती है, अच्छी पब्लिसिटी होती है। अब नेगेटिव पब्लिसिटी हुई है मेरी, बहुत ज़्यादा हुई है। जिस बंदे को मुझको पहचानने में मुझे लगता है 1 साल लगता, 2 साल लगते, वो उसकी ज़बान पे मेरा नाम है, यार ये नदीम कस्बा है, यार ये नदीम कस्बा है। इसकी वो कंट्रोवर्सी थी परसों, शायद कंट्रोवर्सी की वजह से पी न्यूज़ भी आपसे बात कर रहा है। ये भी जाहिर सी बात है, ठीक है, ये तो आपका बड़प्पन है, आप आए इतने बड़े जर्नलिस्ट होके, इतना आपके मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो नहीं, हमारा फर्ज है, बहुत शुक्रगुजार है आपके। तो मुझे एक वो नेगेटिविटी लगी इसमें कि ये नहीं होना चाहिए था। एक अच्छी पार्टी के साथ, एक अच्छे कार्यकर्ता के साथ, मैं तो एक बीजेपी का वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, मेरे दिमाग में कभी नहीं है मैं होम मिनिस्टर बनूँ, मैं वो बनूँ, ये बनूँ। जो ऊपर वाले ने लिखा होगा मेरे किस्मत में, बनेंगे, नहीं बनेंगे, एज अ वर्कर, एज अ वर्कर आई वांट टू वर्क फॉर द बेटर। अच्छा नदीम साहब, तो ये पॉलिटिकली हुए, आपके बारे में मेरे कुछ आपके जो दोस्त हैं जी, कहीं ना कहीं वो मेरे भी दोस्त हैं, बिल्कुल होंगे। उनका कहना है बड़े सोशल वर्क करते हो, जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब हैं या जिन डिजर्व करते हैं जी, आप उनको मदद करते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है, बिल्कुल मेरा फ़र्ज़ बनता है, और कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं वर्क करता हूँ, मतलब दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, दिखावा करना ही नहीं है इसमें। नहीं, बिल्कुल, अगर हम करते हैं कोई चीज़, किसी को भी हमारी तरफ से कुछ रफ़ाकत होती है, किसी को भी आसाइश होती है, दिल में खुशी होती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। हमें ये फादर साहब ने भी सिखाया है, हमारी तालीम भी ऐसी हुई है, हमारे जो डिसिप्लिन सिखाया गया उसमें पहले ये सिखाया गया कि बी हेल्पफुल टू अदर्स। तो इसके बीच में मैंने हाल में आपने देखा होगा, मैंने CM साहब को 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है।
हाल में रिसेंट 10 डेज या 15 डेज 20 डेज बैक फ्लड की शायद फ्लड कुछ flood विक्टिम्स आया के था। लिए हमने किया। जब हमने देखा यहाँ पे हो गया, वी मेड अ रिक्वेस्ट, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, बाहर से भी कंट्रीब्यूशन लाया, और मैं वो पैसा अपने अकाउंट में भी ले सकता था, जो करते हैं। बिल्कुल वी इंश्योर्ड कि ये जल्द से जल्द जो बिल्कुल जेन्युइनली जिनको नुकसान हुआ है, जो इफ़ेक्ट हुए हैं, उन तक पहुँचे। बिल्कुल तो हम पहले एलजी साहब के पास गए थे। एलजी साहब ने वहाँ पे हमने बोला एलजी साहब को, वी वांट टू ऑफर दिस कंट्रीब्यूशन, वी वांट टू कंट्रीब्यूट दिस 1 करोड़ रुपीज टुवर्ड्स फिल्म विक्टिम। अब जितना भी इससे हो सकेगा, मुझे लगता है वो होता उनके लिए। तो एलजी साहब वाज काइंड इनफ विद दिस वर्ड सेइंग कि नदीम, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू रिसीव योर ड्राफ्ट, बट द थिंग इज, ये जो हेड है, रिलीफ हेड, ये हमारे पास नहीं है, तो ये सीएम के पास है। तो मुझे सीएम साहब ने अपॉइंटमेंट दी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका भी, उनको मैं हमने फिर वो पेश किया 1 करोड़ रुपए, और मुझे उम्मीद है कि जो वो उससे काम हुए होंगे, जो लोग इफेक्ट हुए होंगे, उनके काम में आया होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ जी। शादी आपने अपनी मर्जी से की है, वालिद की मर्जी से? वालिदैन की मर्जी से। आपकी मिसेज बिजनेस से तो वो खुश हो ही होगी, क्योंकि बिल्कुल, हमारी माओ बहन को क्या चाहे तो उनको ले, तो बिल्कुल पैसा वैल्यू रखता है, खुशहाल नहीं, जिंदगी शुक्र, वैल्यू उस रखता है। मामले में मैं बहुत तो शुक्र। लेकिन जब से आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, क्या थोड़ा खुश सा है फर्क, इससे थोड़ा या? सा फर्क पड़ा, क्योंकि माय मिसेज इज फ्रॉम बारामूला, फ्रॉम ककरू फैमिली। ओह, तो इनके फादर साहब, उनको शहीद किया गया था। वो कांग्रेस के लीडर थे, जान मोहम्मद अजहर ककरू। हम जान। वो ज़ियारत दिखा के निकले वहाँ से, और उनको बाहर बिल्कुल स्टेयर्स के पास शहीद किया गया। पता है। उनके जो पीएसओज थे, वो भी एक शहीद हो गया, मुझे लगता है, मुझे पूरा याद नहीं, और दूसरे की 16 गोलियाँ आई थी, और अनफॉर्चुनेटली ही इज़ कम टू हिज इंजरीज, वो चल बसे। तो ये मेरी मिसेस के माइंड में है, अभी भी है, ही वांट्स के, क्योंकि वो एक ट्रॉमा, वो एक शॉक, वो एक लॉस, वो इनके दिमाग में आज भी है, और होगा भी। बेटी है। तो जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और स्पेशली बीजेपी में आया, तो शाम को जैसे ही मैं आया, शी वॉज इन टू टीयर्स। तो बोला मेरे फादर को शहीद किया है, वी हैव ए स्मॉल फैमिली, हमें ऊपर वाले ने हर कोई चीज़ दी है, मुझे नहीं लगता हमें किसी चीज़ की कमी है और ज़रूरत है। मैंने फिर उनको समझाया जितना भी मैं उनको कर सका। तो फाइनली शी एग्रीड, बट ये शर्त रखी कि जस्ट बी सिक्योर, जस्ट बी फाइन, और अपना आप ख्याल रखें, और शाम को जैसे हर किसी को होता है, लेट ना आए, सुबह जल्दी ना जाए, फिक्र रहती है हमको कि आई हैव 3 किड्स, आई एम फादर ऑफ 3, आई हैव अ डॉटर एंड 2 सन्स। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार छोटा है, तो ऊपर वाले का बस चलता है, ऊपर वाला अपनी हिफाजत में रखे, वो बड़ी बात है। वालिद साहब खुश हैं? वालिद साहब तो पहले नाराज़ थे, फिर खुश भी हुए, तो अभी उनका सपोर्ट है। तो वालिद साहब तो बिल्कुल, उनके बगैर तो मैं करता ही नहीं। तो मेरी मदर, उनका भी सपोर्ट है, तो कुछ भी होता है मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, तो हमेशा मेरे साथ सपोर्ट रहा है, क्योंकि उनको पता है ये कभी गलत करेगा नहीं, गलत का साथ नहीं देगा, ना कभी किया है, तो चलता है। इस एक तरफ बिजनेस को संभालना, दूसरी तरफ हालांकि अपना भी ज़िला सदर है श्रीनगर के, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन दोनों चीज़ों को, और फिर अपनी फैमिली को आप कैसे टाइम दे पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, बिज़नेस को चलाना एक बड़ी बात है, बिज़नेस को देखना, उसके साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम देना। कहीं ना कहीं मैं फैमिली के साथ थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। पॉलिटिक्स में आने के बाद हल्का सा मुझे सुनना पड़ता है बच्चों से भी, आप लेट आते हो, क्योंकि मुझे ऑफिस में भी टाइम देना पड़ता है, पार्टीज़ के प्रोग्राम होते हैं उनमें टाइम देना पड़ता है, तो हमारे बाहर से होते हैं, मीटिंग्स होती है, बाकी चीज़ होती है, आप तो इससे बिल्कुल वाकिफ़ है कितना टाइम कंज्यूमिंग हम जर्नलिस्ट को, मतलब हालांकि मैं अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं समझता, मीडिया पर्सन समझता हूँ, हमें भी सोशल लाइफ बहुत कम होती है, मतलब कभी इंपॉर्टेंट नीचे से कुछ होगा, नहीं जा पाते, तो इसलिए में आप हमसे ज़्यादा बिजी लोग हैं, तो किस तरह ये मैनेज करते हैं? तो थोड़ा सा अब मैनेज करना पड़ता है, टाइम निकाल के सुबह थोड़ा जल्दी उठें, शाम को थोड़ा लेट आता हूँ, तो मैनेज करना पड़ता है। दुनिया भी चलानी है, सियासत भी चलानी है,
तो दीनदारी तो चलानी ही पड़ेगी, हर किसी चीज़ में टाइम देना पड़ता है, और मेरी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी मैं ऐसे चलूँ और टाइम हर किसी को मिले, पार्टी को भी, हमारे परिवार को भी, फादर मदर को भी, भाइयों को भी। तो बिज़नेस तो है ही, बाकी भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो हमारी उम्मीद। नदीम साहब, हमारी कश्मीर की एक परंपरा है, हमारा कश्मीर जब हम देखते हैं इसको पिरवर कहते हैं। जी। हम बहुत सारे मामलों में दुनिया में बहुत ही मेहमान नवाज भी हैं, लेकिन हमारी इस कश्मीर को अब एक दीमक लगी है ड्रग के बिल्कुल से। एक आखिरी मैसेज अगर आप यहाँ यूथ को देना चाहेंगे, क्या देंगे? ये आखिरी बात है मैं बताऊँगा। आज के इंटरव्यू में। इसके पीछे एक बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ का। जो लड़के पास आउट्स होते हैं, जिन लड़कों के पास, और फ्री, देखिए उनको पूछताछ नहीं करता है कोई, घर में भी वो निकलता है, उसको फादर भी नहीं पूछता है, मदर भी नहीं, बहन भी नहीं, भाई भी नहीं, वो कहाँ जाता है कहाँ आता है, उसको कोई वो सुपरविजन है ही नहीं। दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट है। तीसरी बात, जब उनको पहले सिस्टम में माँ बाप ल्योर करता है, माँ बाप एक एक्सेस देता है, उस माहौल में बड़ा करता है, और फाइनली एक स्टेज पे जब वो बड़ा होता है फिर स्टॉप करता है वो चीज़ें, बोलता है नहीं अब तुम गलत चीज़ें करोगे, वो मजबूर होता है गलत करने के लिए, वो ड्रग्स में जाता है, इलीगल एक्टिविटीज़ में जाता है, घूमता रहता है, बाकी चीज़ें करता है। मेन चीज़ ड्रग्स में आज मुझे लगता है हमारे 70% बच्चे हैं। बिल्कुल है। नहीं, मैं हम फैमिली में परसों बात कर रहे थे, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा, जिसमें मेरा बेटा पढ़ रहा है, बहुत बड़ा स्कूल है। अब मेरा बेटा आता है, हफ्ते में वो एक इंसिडेंट लेके आता है, छोटा ही स्टैंडर्ड 3rd 4th, वो बोलता है पापा आज ऐसे हो गया, आज एक ने दूसरे को छुरी मारी। तो कुछ ना कुछ इसके दिमाग में होता है, जिसकी वजह से हम भी मजबूर होते हैं उसका बैग चेक करने के लिए कि इसके दिमाग में तो ये घुस गया। हम उसको बोलते कोई टॉफ़ी देगा नहीं खाना, कोई कुछ देगा नहीं खाना, आपको कुछ चाहिए हमसे मांगना, ठीक है ना। तो मेरी एक ही नसीहत रहेगी, छोटे जितना भी यूथ है, पहले तो हमारी बात कहाँ पहुँचेगी या कौन सुनेगा, तो मगर मेरी कोशिश भी, हम गाइड भी करते हैं उनको, जहाँ पे भी मुझे कोई लड़का मिलता है। मैंने एक जगह पे प्रॉपर्टी एक ली थी, एक दिन में वहाँ गया और अचानक से 8-10 लड़के भागे। मैंने उनको बुलाया, मैंने बुलाया उनको एक एक करके, मैंने बोला भागो मत, आप क्या कर रहे थे? मैंने देखा वो सिल्वर फॉइल्स अंदर एक जगह, आप ये क्यों करते हो? बोला हमारे पास पैसा नहीं है। अब इसके पास पैसा है, इसने हमको पिलाया, हम होते हैं नशे में, वरना हमको टेंशन होती हम मर जाएंगे। मैंने बोला आप जो ये कर रहे हो, आपकी फैमिली भी ख़त्म, माँ बाप भी ख़त्म, भाई बहन भी ख़त्म, आपका रिश्ता भी ख़त्म, आप खुद भी ख़त्म, आपकी जवानी भी ख़त्म, आप जेल में जाओगे, सड़ जाओगे, या आप ऐसे भी मरते हो, क्यों करते हो? तो उसी में से एक बच्चे ने रोया, बोला जनाब बचपन से लेके आज तक मेरे पास पैसा था, आज मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे अब बाप माँ पूछता भी नहीं है, अब मैं ड्रग करके होता हूँ, मैं सोता हूँ, सुबह उठता हूँ 12-1 बजे, तब भी मुझे चाय नहीं मिलती है, मैं बाहर ही जाता हूँ, और मैं मजबूर हुई करने के लिए। तो देखिए, या तो हमारे ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यहाँ बने, ऐसी काउंसलिंग इनकी हो, और एंगेज यूथ को किया जाए किसी चीज़ में। ऐसे रखेंगे ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं होगी। ये आप खून से लिख के लिए, इसमें कोई कमी आने वाले नहीं है। हम जितना भी करें ये नहीं हटेगा। अब इसमें देखिए पुलिस ने भी काफ़ी रोल किया लास्ट ईयर, जब एसएसपी साहब थे तो बहुतों के ऊपर पीएसए भी लगा, बहुतों के ऊपर वो भी लगा, यूएपीए लगा, नारकोटिक्स में एनडीपीएस के पर्चे लग गए। बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए जुडिशरी में बेल होती है, 1 साल के बाद बेल होती है। मुझे एक चीज़ आता है कि हमारे मुल्क के जो कानून है बहुत अच्छे कानून है, दुनिया में सबसे बेहतरीन कानून अगर है हमारे कानून, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता कि हमारा कानून अगर किसी को सज़ा देने के लिए एक कानून बनाया गया तो उस सज़ा से उसको कैसे बचाएं, दूसरा कानून बनाया गया, ये भी एक परेशानी है। ये सवाल मैंने इसलिए, मैं कल मुझे एक दोस्त मिला अपना, बहुत पुराना, मैं जानता हूँ उसको, बहुत कम ताल्लुकात है उसके साथ तो, लेकिन बहुत पुराना दोस्त रहा है मेरा। तो मैं कहीं जा रहा था तो उसको नज़र पड़ी, उसने अपनी गाड़ी रोकी, तो उसने अपनी गाड़ी में मैंने उससे पूछा आपके बच्चे क्या करते हैं? उसने बोला 3 बच्चे ड्रग में हैं, एक को मैंने पैसे खुद ही लगाया है। हाँ बिल्कुल लगवाया है, तो वो अभी कुटवा जेल में है। 2 बच्चे दिखते नहीं हैं मुझे कहाँ हैं,
تو ان کو بھی میں لگا, اور اس نے بولا میں نے 1 کروڑ کی پراپرٹی اس بڑے بیٹے کو بنا کے دی تھی, مکان شکان وغیرہ, لیکن وہ ڈرگ میں ہے, ابھی کٹھوا میں, پھر اس کو چھوڑ دیا گیا, پھر میں نے اس کو دوبارہ بند کروایا تھا ٹھیک کرنے کے لیے. میں بڑا حیران ہو گیا یار, 3 بیٹے اس کے تینوں ڈرگ میں ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے, ہم چچیرے بچیرے لے کے 9-10 بھائی بہن ہیں. ہماری 2 ہی بہنیں ہیں, چچیری بہن میری 2 ہی ہے, میرے 3 چچیرے بھائی, 2 چچیرے بھائی اور ہم 3 بھائی, میری بھی کوئی بہن نہیں ہے. تو 8 لڑکوں کے بیچ میں ایک لڑکا بھی نہیں آپ کو ایسا ملے گا, یا میرے جتنے بھی کزنس ہیں جو اسموکنگ کریں, کچھ کریں. دیکھیے پہلی بات گھر سے اٹھتی ہے, تربیت پہ سب کچھ ہے. ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے, آج میں یہاں ہوں, میرے فادر صاحب والدین دوسری جگہ پہ ہیں, میرے بردر ادھر ہے. میں نے شفٹ یہاں اس لیے کیا کیونکہ جہاں ہم شالٹنگ میں تھے, ہم نے شفٹ کیا فتح قدل سے شالٹنگ ان دی ایئر 2001. تو جب بچے اسکول ہونے لگے ادھر ایکسیڈنٹس ہوتے تھے. صبح میں نکلتا تھا, اٹ یوز ٹو ٹیک سم اراؤنڈ 2 hours ٹو ریچ لال چوک. تو میری دکان کا شٹر کھلتا تھا کوئی 11:30 بجے, 12 بجے بھی کبھی, کیونکہ میں پھنستا تھا ٹریفک جام میں. تو میں کیلکولیٹ ایک دن کر رہا تھا, یار یہ زندگی میں میرے 4 گھنٹے ٹریفک جام میں جاتے ہیں دن کے. میں کیلکولیشن میں جاتا تھا, یہ پوری زندگی میں میرے 12 سال جاتے ہیں. بزنس مین ٹھہرے ہو. میں نے بولا جناب یہ 12 سال میں ضائع نہیں کروں گا ٹریفک جیمز میں. اگر 10 ہی سال 8 ہی سال میں اپنے پریوار کے ساتھ بزنس میں لگاؤں گا تو بہبودی ہوگی. تو میں نے بولا ایک تو انسان بالکل آدھا ہی ہوتا ہے جب تک بچے اسکول سے نہیں آتے تھے, ہائی وے کراس نہیں کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نورا ہاسپٹل میں ہر دن وہاں پہ ہوتا ہے میس. آئی شفٹڈ فرام دیٹ پلیس ٹو دس پلیس بینگ اے ریزن کہ وہاں سے بالکل میس ہے پورا. تو ایک پیس آف مائنڈ چاہیے ایک انسان کو. مگر میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں یہاں آنے کے بعد میری آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے میں کچھ بھی کروں, مگر ہماری جو ایتھکس ہیں, ہماری جو تربیت ہے وہ ایسی ہے, ہم کبھی غلط کر ہی نہیں پائیں گے, نہیں کر پائیں گے, ضمیر اجازت ہی نہیں دے رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پہلی ذمہ داری ماں باپ پہ آتی ہے, گھر میں ان کو دیکھنا, بچوں کو دیکھنا. نہیں کریں گے غلط جب تک آپ کی پرورش صحیح ہوگی. نہیں کر سکتے, ہماری ہوئی ہے. آپ یقین مانیے 10+2 میرا باپ ہفتے میں 1 دن آتا تھا ٹیچر سے پوچھنے اٹینڈنس اس کی دکھاؤ, اور مجھے بڑا فیل ہوتا تھا سب کے لڑکوں کے سامنے. میں نے بولا یار یہ تو غلط ہے, کسی کا باپ مانگنے آتا ہے, کسی کا باپ نہیں آتا, میرا باپ آتا ہے. کالج میں آتا تھا ڈیڈی, پھر بولتا تھا آتا ہے, کرتا ہے, ہاؤ از ہی ڈوئنگ. تو آج مجھے اس کا پتہ چلتا ہے اس کے کتنے فائدے ہیں. اور جو ہم اس ٹائم پہ جتنا بھی ہم نے پروہیبٹ کیا, جتنا بھی ہم پیچھے ہٹے ان چیزوں سے, اچھے ایک کمپنی میں رہے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہے, بزنس میں رہے. تو میرے جتنے بھی فرینڈس ہیں آپ دیکھیں گے مجھ سے بڑے ہیں سارے, بڑے بڑے ہیں سارے. میری ایج کا کوئی اتنا کلوز نہیں ہے جو میرے ساتھ ہو. آپ دیکھیں گے کبھی ول نیور فائنڈ کہ ہمارا رہا ہی نہیں وہ سسٹم. پھر کام میں رہے, مصروف رہے کام میں, دکھائی نہیں کچھ. پھر شادی بھی کی, بچے بھی ہوئے, شکر اللہ کا چلتا ہے. تھینک یو ندیم صاحب. ناظرین آپ نے سنا ندیم احمد قصبہ صاحب کو, یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے نائب ضلع صدر ہے سری نگر کے, اور اچھے بزنس مین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں. سنا آپ نے ہمارے سوال جو تھے جو آپ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں, ہم نے ان سے پوچھے, انہوں نے جواب دیا. تو نیچے کمنٹ پہ ان کے انٹرویو پہ کیا ندیم صاحب نے سچ ہی بولا, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو بہت کلوز دیکھتے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کیسے ہیں ندیم صاحب. تو بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پی نیوز کی اہم پیشکش جموں کشمیر کی سیاسی شخصیات. آج کے مہمان تھے بی جے پی کے نائب ضلع صدر ندیم قصبہ صاحب. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور اہم شخصیت کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہباں.